आज आपको दिखाते हैं कहानी गुजरात की। गुजरात की इस धरती ने जो आज़ादी की कहानी लिखी वो सदियों तक आगे आने वाली नस्लों को हौसला देने का काम करती रहेगी। तो देखते हैं कहानी आज़ादी की, कहानी गुजरात की। डंको वाग्यो लड़वैया शूरा जागजो रे, शूरा जागजो रे, कायर भागजो रे। डंको वाग्यो लड़वैया शूरा जागजो रे, डंको वाग्यो भारतनी बहनो जागजो रे, बहनो जागजो रे, विदेशी त्यागजो रे। डंको वाग्यो लड़वैया शूरा जागजो रे। आजादी के ये गाने आज जितना हम में जोश भरते हैं उससे कई गुना ज्यादा जोश और हौसला उस दौर में लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानी और लोगों में भरा करते थे। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यह लाइन तो आपने अक्सर सुनी होगी, पर आज आपको उस साबरमती के संत के गृह राज्य गुजरात के योगदान को दिखाते हैं, जिसने आजादी की लड़ाई में योद्धाओं की भांति हिस्सा लिया और अपने कई सत्याग्रहों से देश को इस लड़ाई में जोड़ा। आजादी की लड़ाई आजादी के उस महात्मा के बिना अधूरी है, जिसने अहिंसा से न केवल देश को आजाद करवाया बल्कि उसे आत्मनिर्भरता की ओर आगे भी बढ़ाया। 1915 के साल में गांधी जी वो एक स्टीमर में बैठकर वो हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आने के बाद वो सबसे पहले अपने गुरु गोखले जी से मिलने गए, तिलक से मिले, फिर वो कोलकाता जाकर वहीं से शांति निकेतन गए और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को मिले। और इन सब को मिलने के बाद उन्होंने एक योजना बनाई कि मुझे क्या करना है, मुझे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए करना है, मुझे अभी वकीलात ऐसा कुछ करना नहीं है, वकालत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं हिंदुस्तान के लोगों की वकालत करूँगा। तो गोखले जी ने उनको बताया कि मिस्टर गांधी, अगर आप हिंदुस्तान में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले अगर आपको अंग्रेज़ों के सामने के खिलाफ अपनी लड़त लड़नी है तो हिंदुस्तान को ठीक से जानना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान में ट्रेन से पूरे हिंदुस्तान की सफ़र कीजिए। और गांधी जी ने फिर ट्रेन में, उस ज़माने में तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, तृतीय वर्ग में बैठकर उन्होंने अपनी सफ़र शुरू की। पूरी हिंदुस्तान की सफ़र उन्होंने वो ट्रेन में बैठ के की। एक नदी में उन्होंने देखा कि एक महिला सिर्फ एक वस्त्र पहनकर वो नदी में नहा रही थी और अपने तन को छिपाने के लिए उनके पास जितने वस्त्र चाहिए उतने नहीं थे। ये देखो उन्होंने देख लिया कि अगर ये हिंदुस्तान की हाल है तो मैं इतने कपड़े पहनकर पूरे हिंदुस्तान में घूम नहीं सकता। उसी दिन उन्होंने एक निश्चय कर लिया कि मैं अभी वही कपड़े पहनूंगा जो हिंदुस्तान की आम प्रजा पहनती है। और गांधी जी ने सर धोती और बिना सिया हुआ एक सफ़ेद सा कपड़ा अपने बदन पर रखने का एक डिसीजन ले लिया। वो घूमते घूमते उन्होंने फिर हिंदुस्तान में उन्होंने देखा कि परिस्थिति बहुत ख़राब है, तो गांधी जी ने वो चंपारण के सत्याग्रह में गए। वहाँ भी उन्होंने किसानों की गरीबी हालत देखी। फिर उन्होंने तय किया कि मगर मुझे कुछ करना है तो मुझे मैं गुजरात में जाऊं, क्योंकि मैं गुजराती भाषा बोलता हूं, गुजरात के लोग मुझे जानते हैं, वो मुझे ज़्यादा समझेंगे। तो गुजरात में वो आए। कोचरब में उन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम शुरू किया। कई सत्याग्रहों का केंद्र बना गांधी आश्रम और कोचरब आश्रम अपने आप में एक अहम भूमिका रखता है। आजादी की कई लड़ाई के दौरान कई मुख्य बैठकें यहाँ हुई थी। साथ ही छुआछूत विरोध, स्वच्छता आंदोलन जैसे अहम काम यहीं से शुरू हुए। साबरमती आश्रम ये पूरे देश का एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्वातंत्र्य का तीर्थ बन गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौलाना आज़ाद और रविंद्रनाथ टैगोर, बाकी सभी लोगों ने साबरमती आश्रम की मुलाकात की है। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने अपनी परिकल्पना के आधार पर कुछ राष्ट्रीय शिक्षा का माहौल रचा था। उन्हीं दिनों में नमक पर जो कर लगा, तो यहाँ से गांधी जी ने घोषित किया कि मैं नमक पर हुए कर के खिलाफ कूच करूँगा, यात्रा करूँगा। बहुत से लोगों को हंसना भी आ गया कि ये क्या बापू क्या कर रहे हैं।
मोतीलाल जी ने कहा था कि अब ये बापू ये नमक की कूच से क्या होगा। गांधी जी ने कहा था कि एक बार मुझे करने दो, बाद में देखो देश में क्या हो रहा है। और सच में मुट्ठी भर चुट्टी भर नमक और फांसी का तख्ता 1930 में 2 घटनाएं हुई। दांडी कूच एक तरफ से साबरमती आश्रम से निकली और दांडी तक की यात्रा हुई और पूरा देश जग गया। दूसरी ओर लाहौर में सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी देने वाली थी, उसने भी भारत को जगा दिया। गांधी जी के बाद गुजरात से बड़े नेता के रूप में उभरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका बेबाक व्यवहार और बुद्धिमान दिमाग देश को एकजुट करने में सफल रहा। गांधी जी से उनका अटूट रिश्ता और कैसे उन्हें बारडोली सत्याग्रह के बाद सरदार की उपाधि मिली, आइए जाने। गांधी जी को अहमदाबाद में मिले और पता नहीं कैसे क्या हुआ, एक चमत्कार कहिए, परिवर्तन हो गया और सरदार गांधी जी के सबसे बड़े वफादार निकट के शिष्य बन गए। उन्होंने सभी प्रकार की जो लड़ाइयाँ सत्याग्रह हुआ उनमें नेतृत्व किया, मार्गदर्शन किया। बारडोली में जो किसानों की लड़ाई थी उसमें सरदार ने नेतृत्व किया। बोरसद में जो किसानों की लड़ाई सरदार ने नेतृत्व किया। राजकोट सत्याग्रह हुआ था गांधी जी का, तो उसमें भी सरदार वल्लभ भाई वहाँ गए हुए थे। और सरदार वल्लभ भाई ने 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जो छोटे बड़े राज रजवाड़े थे उनका विलीनीकरण का ऐतिहासिक काम किया। उसके साथ साथ निज़ाम और जूनागढ़ माणावदर जो रियासतें पाकिस्तान में जुटने के लिए थनगन रही थी, उसका भी उन्होंने विलीनीकरण भारत में किया। गुजरात ने आजादी की लड़ाई में 3 अहम भूमिकाएं निभाई, जिसमें विदेश की धरती पर रहकर गुजराती लोगों की क्रांति, सशस्त्र क्रांति और सत्याग्रह शामिल है। हम विदेश की धरती पर देखें तो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे वो वहाँ इंडिया हाउस में रहकर, जैसे वीर सावरकर है, मदनलाल धिंगरा है, ऐसे क्रांतिवीरों को तैयार किया और पूरी मूवमेंट अंग्रेज़ों की धरती पर रहकर उन्होंने क्रांति की लड़ाई शुरू की। तो विदेश की धरती पर ये शुरू किया, वहाँ उन्होंने मैगज़ीन भी शुरू किया इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। इनके साथ एक और गुजराती जुड़े थे, सरदार सिंह राणा और मैडम कामा, ये सभी गुजराती थे और वहाँ रहकर अंग्रेज़ों की छाती पर रहकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की मूवमेंट को चलाया। उसी तरह गुजरात के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ सत्याग्रह वगैरह प्रारंभ हुआ, मगर यहाँ गुजरात की धरती पर 1844 में नमक सत्याग्रह उस समय प्रारंभ हुआ था। तो 1844 में यहाँ सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1848 में ये जो तोल माप है उसके नए नए साधन यहाँ अंग्रेज लाए थे और यहाँ के जो लोग थे उन पर इस मतलब वो व्यापार को लेकर कैसे गरीबों को परेशान करना, ये सब थे, उसके खिलाफ भी सत्याग्रह गुजरातियों ने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल के योगदान से तो पूरा भारत परिचित है, लेकिन इनके अलावा भी गुजरात से कई ऐसे स्वतंत्र सेनानी, बुलंद हौसलों से भरे युवा और कई लोगों का खास योगदान भी रहा। इंदुलाल याग्निक बहुत पुराने क्रांतिकारी स्वभाव के प्रकृति के नेता थे। गांधी जी के साथ भी रहे, गांधी जी के कुछ अभिप्रायों के से उनका मेल नहीं था, उनसे भी उन्होंने विभिन्न मतभेद प्रकट किया। फिर वनवास, फिर अलग अलग जगहों पर उन्होंने सामाजिक सेवा का काम किया। अंतिम दिनों में वो नैनपुर नाम के एक छोटे से गांव में आर्थिक पिछड़े हुए लोगों को, सामाजिक पिछड़े हुए लोगों के आश्रम में काम करते थे। तभी 1956 में महागुजरात आंदोलन चला और वो एक बूढ़ा आदमी नैनपुर से निकलकर अहमदाबाद आया और महागुजरात आंदोलन का नेतृत्व किया। कि गुजरात में अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी हुई एक गुजरात कॉलेज थी, उसमें
वीर किनारीवाला, विनोद किनारीवाला करके एक युवा वहाँ पर एक कॉलेज में वो पढ़ते थे। और जैसे ही ये क्विट इंडिया का हुआ और जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के स्वतंत्र सेनानियों की गिरफ्तारी शुरू हुई, तो इसके खिलाफ लॉ कॉलेज, अहमदाबाद में एक लॉ कॉलेज है, वहीं से 1000 विद्यार्थियों का एक जुलूस, वो क्विट इंडिया और अंग्रेज लोग चले जाओ ऐसा करके भारत माता की जय ऐसे नारा बोलते बोलते हाथ में हिंदुस्तान का जो अपना जो राष्ट्रध्वज है वो हाथ में लेकर, तो अंग्रेज अफसरों को पता चला कि भाई एक स्टूडेंट्स का एक जुलूस गुजरात कॉलेज के पास आ रहा है, तो वो लोग अपनी मतलब कि पूरी पुलिस को लेकर आ गए और जो भी विद्यार्थी थे उनके हाथ से वो छीनने की कोशिश की, वो हमारा राष्ट्रध्वज। विनोद किनारीवाला ने ध्वज नहीं दिया तो कहीं किसी ने गोली चला दी पुलिस अफसर ने, और विनोद किनारीवाला वहीं पर शहीद हो गए। वसंत रजब सुनने में तो मानो एक ही नाम लगता है, लेकिन दो अलग अलग धर्मों की दोस्ती की मिसाल पेश करते वसंत हेगिस्टे और रजब अली दो अलग अलग व्यक्तित्व के इंसान थे, जिन्होंने न केवल आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, बल्कि उस दौर में होने वाले धार्मिक झगड़ों को रोकने में भी वे सदैव प्रयासरत रहे। और इसी प्रयास के चलते बंधुत्व की मिसाल पेश करते वसंत रजब शहीद हो गए। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच कुछ दंगे हो गए, माहौल बहुत गर्म था। और उस वक्त अहमदाबाद तो अपनी रथ यात्रा, जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा के लिए बहुत मशहूर है, तो उस ज़माने में भी एक रथ यात्रा निकलने का माहौल था। लेकिन कुछ लोगों ने ये वक्त में कुछ न कुछ गड़बड़ करने की योजना बनाई थी। और पहले 1 जुलाई 1946 में बात करता हूँ कि उसी दिन रथ यात्रा के निकलने के समय के पूर्व अहमदाबाद में बहुत सारे दंगे फैल गए और दोनों कौम के लोग एक दूसरे को मारने के लिए तरस रहे थे। और अब देखो कि वसंत हेगिस्टे हिंदू और रजब अली मुस्लिम, तो वसंत हेगिस्टे ने देखा कि कुछ हिंदू लोग मुसलमानों के एरिया पर जाके कुछ दंगे कर रहे हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को बचाया। और रजब अली मुस्लिम वो खुद मुस्लिम थे और उन्होंने देखा कि कुछ मुसलमान भाई लोग वो हिंदुओं पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने हिंदुओं को बचाया। ये कम्युनल हार्मनी दोनों के बीच में, दोनों ने अपने जो विपरीत कौम थी उनको बचाने की कोशिश की। ये दोनों की दोस्ती और प्यार बहुत बड़ा एक अहमदाबाद की और गुजरात की बहुत बड़ी मिसाल है कम्युनल हार्मनी की। वो अहमदाबाद के एक एरिया में एक दलित का परिवार फंस गया है और वो दोनों नंगे पाँव दौड़े वहाँ पर और उसको बचाने के लिए दोनों वहाँ पर पहुँचे, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो वसंत और रजब वो दोनों मित्रों ने कहा क्या हट जाओ, लेकिन को हटे नहीं। लोगों ने कहा तुम हट जाओ वरना मार डालेंगे। और बोला आप हमको मार सकते हो लेकिन हम ये जगह छोड़ेंगे नहीं। और फिर वो दंगाइयों ने वो दोनों पर वसंत हेगिस्टे और रजब अली दोनों पर हमला कर दिया और फिर कुछ लोगों और को सब लोग भाग गए। कुछ समय के पश्चात इनका सिर्फ एक शहीद हुआ 2 मृतदेह लोगों को हाथ में आया और ये मतलब कि ये बहुत बड़ी शहीदी थी। आज भी अहमदाबाद के लोग वसंत और रजब ये दोनों जैसे कि एक दोनों भाई थे उनको याद करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी लोगों को दहशत में डाल देता है। ठीक वैसा ही नरसंहार गुजरात के मानगढ़ में भी हुआ था, जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हो गया था। अंग्रेजों ने इस हत्याकांड में 1500 से अधिक आदिवासी भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया था। देश जब परतंत्र था और अंग्रेजों के खिलाफ जो मूवमेंट पूरे देश में चलती थी, उसी समय हमारे यह मानगढ़ की कंदराओं में, अरवली की कंदराओं में हमारे गोविंद गुरु ने आदिवासी समाज को एक करके उसको समाज सुधार का काम किया, खिलाफ मूवमेंट भी चलाई। और उसके मुताबिक फिर उस समय अंग्रेज़ों को ये पता चला तो अंग्रेज़ों ने फिर ये इस मूवमेंट को दबाने के लिए ये 17 नवंबर 1913 को, वैसे तो उसकी मूवमेंट चल रही थी 25 साल पहले की, 1857 का विप्लव हुआ था, उससे लेकर जो मूवमेंट चलाई रही थी पूरे देश में, लेकिन ये 17 नवंबर 1913 में यहाँ इस जगह पर आप देख रहे हो वो सामने वाला जो है ये जो डूंगर, वहाँ से अंग्रेज़ों ने हमारे आदिवासी सुरमाओं पर वो यहाँ भजन कीर्तन और सत्संग कर रहे थे।
गोविंद गुरु के नेतृत्व में मेड, कोटवाल, भक्त उसके पूरे अनुयायी थे। वो हर साल मार्गशीर पूनम को यहाँ आते थे। तो एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन था। उस समय ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ और 1507 हमारे आदिवासी वीरों ने ये यहाँ शहीद हुए हैं। तो ये मानगढ़ क्रांति के महानायक गोविंद गुरु की स्मृति में हमारे ये सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने ये स्मृति वन बनाया है। और हमारे आदिवासी समाज की जो अस्मिता है, आदिवासी समाज का इतिहास है, आदिवासी समाज का जो गौरव है, इतने सालों से ये गिरी कंदराओं में दफन था, उसको बाहर लाने का काम सम्मानीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी साहब ने किया। विदेश में अहिंसा आंदोलन कर देश भर में सबका दिल जीतने वाले गांधी जी जब गुजरात के राजकोट के गोंडल लौटे, तब यहाँ के राजा द्वारा उन्हें महात्मा की पदवी से सम्मानित किया गया था। 1915 की बात करें हम लोग तो नॉन वायलेंट मूवमेंट के लिए गांधी जी अफ्रीका छोड़ के आए। तो इस समारोह का कनेक्शन वो जब अफ्रीका में थे तब से है। गोंडल भुवनेश्वरी मंदिर जिसकी स्थापना आचार्य चरण तीर्थ जी महाराज, जो गोंडल स्टेट के राजवैद्य थे, उन्होंने स्थापित किया था। और गांधी जी जब अफ्रीका छोड़ के यहाँ पे आए 1915 में, उसके पहले डरबन में जो आश्रम था गांधी जी का, वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स वो भेजते थे। यही नहीं, गोंडल के महाराजा साहब भी आश्रम के लिए काफ़ी सहाय भेजते थे यहाँ से। तो जब गांधी जी वापस पधारे 1915 में, तो सबसे पहले गोंडल आए, उनका शुक्रिया अदा किया। और तब जब यहाँ पे जब मीटिंग वगैरह हुई थी, तो गांधी जी ने ये इच्छा व्यक्त की कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मैं ये अफ्रीका छोड़ के आया हूँ यहाँ पे। तो मेरे ग्रैंडफादर जो राजवैद्य जीवराम कालिदास शास्त्री जिनका नाम था, तो उन्होंने संस्कृत काव्य जिसका शीर्षक है महात्मा, उससे गांधी जी को सम्मानित किया। आजादी की लड़ाई के दौरान देश भर में कई सामाजिक बदलाव हो रहे थे, जिसमें स्वदेशी आंदोलन हो, महिलाओं के साथ होने वाली कुप्रथाओं को रोकना हो, शिक्षा, धर्म को लेकर कई बदलाव हो रहे थे। अब सामाजिक बदलाव तो पहला तो हम यही देखते हैं कि घर से बाहर निकली, वही बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव था। क्योंकि 1930 में जब मुंबई में बहनों का बड़ा सम्मेलन, वो समुद्र की रेत पे वो कर्वे ने देखा, तो कर्वे ने कहा कि इतने सालों से मैं शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आज जो ये बहनें बाहर आई है वो एक गांधी ने कार्य किया है, ये बदलाव लाया है। तो ये छोटा मोटा कार्य नहीं है, एक बहुत बड़ा बदलाव यही है कि घर से बाहर निकली। फिर पर्दा प्रथा थी तो वो भी निकल गई धीरे धीरे। बिहार की बहनों में तो इतना पर्दा था कि वो कोई घर में आ ही नहीं सकता था। वो ये आज़ादी के आंदोलन में बिहार की बहनों ने भी भाग लिया, तो वो पर्दा निकाल दिया। ये जो सामाजिक कुरिवाज से वो सब धीरे धीरे इनके साथ साथ एक सिर्फ गांधी का ये नहीं था कि आज़ादी लानी है, उसके लिए ही काम करना है। सामाजिक बदलाव के लिए तो उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम दिए थे। आजादी के दौर में पुरुषों से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मृत्यु के भय से ऊपर उठ चुकी महिलाएं बुलंद हौसलों के साथ आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रही थी। तो गुजरात की कई बहनों ये स्वराज आंदोलन में अपना डर छोड़ के गांधी के कई स्वराज के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और 1920 से 1942 तक जो आंदोलन हुए, उसमें जो सत्याग्रह भी हुए, वो सत्याग्रह में भी इन बहनों ने काम किया। छोटे छोटे काम में से जैसे कि पत्रिकाएं का वितरण करना, झंडा लेके सरघस में जाने, वो झंडे को नीचे नहीं गिराना, वो सब बात जो बहनों में थी। और वहाँ जाके सरघस निकाल के सभा करके ये गांधी की जो बात थी उनके साथ जुड़ना और काम करना, ये बहुत बड़ी बात है।
और वो बहनों ने की। और जब गुजरात की बात करें तो उसमें अमीर गरीब ऊंच नीच ऐसे कोई भेदभाव नहीं थे, सब बहनें उसमें थी, पढ़ी लिखी भी थी, अनपढ़ भी थी। द्वारिका की वाघेर महिलाओं ने ब्रिटिश सेनापति डोनावन के खिलाफ जो लड़ाई की वो एक अद्भुत अध्याय है। गुजरात में हंसाबेन मेहता, पुष्पाबेन मेहता और बाकी सभी बहुत सी महिलाओं ने असहकार की लड़ाई में काम किया। विदुषी थी हंसा मेहता और बाद में वो MS यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी बनी और उन्होंने ही भारतीय स्वतंत्रता के जो शुरुआत हुई और संविधान रचा गया, तब सबसे पहली महिला थी कि जिन्होंने राष्ट्रपति को इसका जो ध्वज था वो अर्पित किया था। आजादी के बाद जब अब देश को एकजुट करना था, तब सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। ऐसे में गुजरात के कई रजवाड़े स्वयं आगे आए और भारत के साथ अपना विलीनीकरण स्वीकार किया। स्वतंत्रता की जो लहर चली थी वो भावनगर राज्य में बहुत वर्षों पहले से यहाँ सबके रग रग में खून में बहती थी, क्योंकि जब से भावनगर राज्य स्थापित हुआ था तब से यहाँ के सब महाराजा बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही आगे जो फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं और बहुत उच्च विचार के थे। और जब तक गांधी जी का और सरदार पटेल का जब सब कुछ मतलब साथ आ गया, जो लहर थी वो जब साथ आ गई, तब तक दादा बापू महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी ने सोच ही लिया था, आगे देख लिया था कि अब समय आ गया है कि स्वतंत्र भारत बने। और उन्होंने सामने से आज तक जो भावनगर इतने गर्व से अपना सर उठा के बोलता है कि महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने सामने से सरदार पटेल जी को बोला कि मैं आपको अपना राज्य सौंप रहा हूँ। यहाँ राजवी परिवार की शादी हुई तो अपना जो टाउन हॉल है वो उनका लग्न मंडप था, उस समय बंधा गया था। आज भी उनकी जो स्ट्रक्चर जो है वो पुराने वाला स्ट्रक्चर है। तो ये बनाने के बाद, लग्न समाप्त होने के बाद वो लोगों को अर्पण कर दिया टाउन हॉल के नाते, सालों तक उसका उपयोग हुआ, आज भी होता है उपयोग। तो ये प्रगतिशील सोच होने के कारण और लोगों का भला हो, उस समय के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी थे, उसका तो स्लोगन ही था, मेरी प्रजा का कल्याण हो। सारे देश का जो माहौल था वो बड़ौदा में देखने लायक था। तो कई लोगों ने इसके प्रजामंडल नाम की एक संस्था थी और उनके कई लोग थे, जो वेणी भाई मोदी थे, मनु भाई पटेल थे, आपाजी राव निकते थे, भोकरी दादा थे, झवेरी काका करके जो नरसिंह जी पोल में रहते थे और वो भी उसमें शामिल थे। और उस वक्त अंग्रेजों की ओर से जो जुल्म होता था, तब जुबेली बाग के पास 1942 में तो ज्योत्सनाबेन झवेरी, कृष्णकांत की वाइफ, और एक हेमांगिनी मोरे, वो दोनों ने अंग्रेज के घोड़े की लगाम हाथ में लेकर उनको पीछे हटा दिया था। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। और जब गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी तो वो बड़ौदा में नहीं आई थी, क्योंकि सर सयाजीराव गायकवाड़ जो राजा थे बहुत अच्छे थे, सबको आज़ादी मिले और लोकशाही हो ऐसे उनकी मान्यता थी और सबको सपोर्ट करते थे। इसलिए जो दांडी कुछ आई तो बड़ौदा में नहीं आई, लेकिन वो भरूच जिला में से आकर निकल गई थी। और इसी तरह वो सर सयाजीराव गायकवाड़ का भी इतना ही हिस्सा है वो लोकशाही लाने के लिए। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वो एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे खुद सरदार पटेल जी ने आके यहीं जामनगर के आसपास के काफ़ी जो रजवाड़े सियासत थे उन लोगों को इकट्ठा किया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही जगह है जहाँ पे यहीं पे झरोखे में खड़े होकर खुद सरदार पटेल जी ने तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को संबोधित किया था और यहाँ ही उन्होंने सौराष्ट्र राज्य की जाहिरात की थी।
सौराष्ट्र राज्य यानी कि कहीं छोटे छोटे जो राज्य थे उसका एक विलीनीकरण होकर एक राज्य बना था जिसको सौराष्ट्र राज्य कहा जाता था। आज़ादी के बाद जब सौराष्ट्र स्टेट बना तभी भी हमारे दादाजी गोकुलदास भाई को वो मंत्रिमंडल ज्वाइन करने की ऑफ़र आई थी। तभी उन्होंने बोला कि गांधी जी ने बोला है कि हमें सत्ता के राजकारण में नहीं रहना है और हमें सेवा के राजकारण में जाना चाहिए। तो उसी समय उसने पूरा राजकीय जो कुछ था उसको त्याग दिया, कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया और यहाँ जामनगर में आदर्श स्मशान की स्थापना में और उसके विकास और विस्तार में जुड़े रहे और आर्य समाज की प्रवृत्ति से भी जुड़े रहे। आज़ादी की जो प्रेरणा थी उनको आर्य समाज से भी, आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद भी और ज़्यादा मिली और यहाँ भी आरजी हुकूमत के सामने लड़ने के लिए समाज सेवक महावीर करके मंडल की स्थापना करके नवयुवाओं को तैयार करके वहाँ भी लड़ाई लड़ी इन लोगों ने आज़ादी के लिए। विरासत में मिली इस आजादी और आजादी की जंग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक कठिन राह से गुजरकर और बहुत सी कुर्बानियां देकर मिली ये आजादी आज युवाओं को अपनी जिंदगी में हर मोड़ पर प्रेरित करती है। इस आजादी के सच्चे मायने युवा के लिए क्या होने चाहिए और युवा देश के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। अगर हम चेंज का बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने एक विचार बहुत ही सुंदर रखा था। वो तब भी उतना रेलेवेंट है और आज भी उतना ही रेलेवेंट है। उन्होंने कोट किया है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। मतलब अगर आपको बदलाव लाना है तो आप दूसरों पे मत थोपिए, आपको पहले वो करके दिखाना पड़ेगा। बी द चेंज, जो आपको बदलाव लाना है समाज में, पहले आपको उसकी पहल करनी पड़ेगी। जब आप पहल करेंगे तो आपको देख के आपसे जो प्रेरित होते हैं वो भी उसमें जुड़ेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और एक पहल होगी। तो हमारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें भी किसी न किसी ने तो पहल की थी, वैसे ही ये पूरा इंडिपेंडेंट मूवमेंट आगे बढ़ा था। आई थिंक हम देख ही रहे हैं, खाली इंडिया ही नहीं पर पूरे विश्व भर में जो यूथ है, कोई अपना पॉइंट है वो ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू वो लोग उसको वायरल कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जो मैसेज है उसको पॉजिटिव वे में समझाना चाहिए। जो भी डिसीजन मेकर है उनके साथ वार्तालाप होनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पे तो उसको वायरल करना ही चाहिए, पर द इंटेंट शुड बी कि हाउ कैन आई हैव अ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन विद द डिसीजन मेकर। सारे डिसीजन मेकर खराब नहीं है, ये माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम कुछ पॉजिटिव उनसे वार्तालाप कर पाएंगे। अगर सामने वाला खराब ही ऐसा ही सोचेंगे तो फिर तो शुरुआत ही नहीं होगी कॉन्वर्सेशन की, क्योंकि हमने काला चश्मा पहन लिया। तो मैं चाहूँगा कि पॉजिटिव वे में डिस्कशन हो, उनके मैसेजेस सोशल मीडिया पे भी पॉजिटिव वे में डिस्कशन हो और वन ऑन वन भी पॉजिटिव वे में डिस्कशन हो और अच्छा सोल्यूशन लाया जाए। तो वक्त के झरोकों से आज हमने इतिहास के उन पन्नों को पढ़ा जो शायद कहीं खो गए थे। हमारे आने वाले कल के लिए हमारा बीता हुआ कल जानना और समझना अत्यंत आवश्यक है, और इसी कड़ी में ये हमारा छोटा सा एक प्रयास था। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।